Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Corner Cafe, and this is the first episode of my podcast. Welcome everyone. आज हम अपनी पॉडकास्ट में जो पर्सनैलिटी को डिस्कस करने वाले हैं, आई थिंक वो हम सब की फेवरेट पर्सनैलिटी है और क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है। और इस फर्स्ट एपिसोड में उनको डिस्कस करना या उनके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी था कि जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए फ़र्स्ट एपिसोड के लिए कुछ आइडियाज़ सर्च कर रहा था तो आई सडनली रियलाइज़ कि बहुत ज़्यादा क्लैश ऑफ आइडियाज़ थे मेरे जहन में। और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे किस आइडिया पे बात करनी चाहिए, किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, किस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी चाहिए और कौन सा ऐसी टॉपिक है जो मैं आप लोगों के पास लेके आऊँ और उसके बारे में डिस्कशन हो। बहुत सारी यूनिक आइडियाज़ थे, लेकिन फिर सोचा कि कुछ ऐसी बात की जाए, कुछ ऐसे टॉपिक पे बात की जाए जो कि मेरे दिल के भी करीब हो और आप लोगों के दिल के भी करीब हो और ये कॉमन फैक्टर हो। उम, हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हम जितनी भी बात करें, जितना भी उनको रिलीव करें उनकी मेमोरीज़ को, उतना कम है। और कौमें जो हैं इसी तरह ही ज़िंदा रहती हैं अपने हीरोज़ को, अपने लीडर्स को याद रख कर और उनकी बातों पर, उनकी गाइडलाइंस पे अमल करके। एज़ अ कॉमन पाकिस्तानी, एज़ अ नॉर्मल सिटिज़न हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ में ना कि उनकी पर्सनल लाइफ को देखते हुए बट उनकी जो पॉलिटिकल गाइडेंस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए भी अपनी ज़िंदगियों को उस तरह से ढालना चाहिए। वेल ये हम सब के बस की बात नहीं है। एंड बदलते मौसमों के साथ एंड यू नो के बदलते हालात के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कोप अप नहीं कर सकते। जो पिछले ज़माने के हालात थे या पिछले ज़माने की बातें थी, उनको हम इस दौर के अंदर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ों की चेंजिंग है, पॉलिटिकल चेंजेज़ हैं, सोशल चेंजेज़ हैं, इकोनॉमिकल चेंजेज़ हैं, जो कि एक कॉमन पर्सन की लाइफ़ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होती हैं। आई मीन उसके लाइफ़स्टाइल पे, उसके अपने बिहेवियर पे। तो जो मैं पॉइंट कर बात कर रहा था कि हमें उनकी पर्सनल लाइफ से और उनकी पॉलिटिकल गाइडेंस से लेनी चाहिए कुछ हेल्प, तो वो बिल्कुल अपनी जगह वो दुरुस्त है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी भी वैलिड होंगी। हम आगे चल के शायद जब बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ एक कॉमन फैक्टर हमारे लिए यकीनन निकल आएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे कि आपको बताया कि वी विल बी डिस्कसिंग मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो उनकी हम इनिशियल लाइफ, अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। मैं आपको उनकी जो बायोग्राफ़ी है किसने लिखी है, उसमें क्या-क्या है और किस तरह से है, वो मैं आप लोग सबको थोड़ा-थोड़ा बताऊँगा और हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट को एक दूसरे पार्ट की तरफ भी ले जाएँ। जो चीज़ें अभी डिस्कस हो गई हैं उनको मैं समराइज़ भी कर दूँगा और इस चीज़ को जस्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं सिर्फ़ उनकी अर्ली लाइफ़, उनकी कुछ लाइफ़ स्टोरीज़ के बारे में डिस्कशन होगी। नॉट वी विल नॉट डिस्कस द एंटायर स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। वो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अगर उनको ऊपर से देखा जाए तो वो भी गैर मुनासिब सा होगा। स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान बहुत एक अलग टॉपिक है जिसके हम अंदर कभी टॉपिक्स आए तो हम यकीनन एक-एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हिस्ट्री को, पॉलिटिकल साइंस को, पाकिस्तान स्टडीज़ को समझते होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक आगे चल के कंट्रोवर्सीज़ में तब्दील हुई हैं, जिनका ज़िक्र मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस बुक में क्या था और किस बुक में क्या था। बट फॉर नाउ हम इंशाल्लाह ताला अपने आप लोगों के लिए एक छोटा-सा जो कि एक पैकेज है या छोटी-सी एक काविश है अपने कायद के लिए कि उनकी लाइफ़ स्टोरी के बारे में बात करने के लिए, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। सो लेट्स बिगिन। Do your duty
but has faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan. 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 जी बिल्कुल। दो कोटेशंस जो कि मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं। देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। और मुसलमान कभी भी मुसीबत में घबराया नहीं करते। आई डोंट नो कि इन दो कोटेशंस का क्या चार्म है या इनके अंदर क्या मैजिक है, बट ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और जब भी मैंने पढ़ता हूँ आई फील सम सेंसेशन। तो ऑब्वियसली एक प्राउड फील होता है एज अ पाकिस्तानी। और इस कोटेशन के अंदर एक छोटी सी बात है जो कि मैं शायद आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आई होप कि मैं अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचा पाऊँ। देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। इसके अंदर जो डेडिकेशन है, जो कन्विक्शन है, जो कमिटमेंट है, वो नो डाउट एक आउटस्टैंडिंग है। और हम किसी ऐसी चीज़ की बात नहीं कर रहे लाइक प्लेइंग अ मैच या कोई हमारा एक एग्ज़ाम। इट इज़ अबाउट मेकिंग अ कंट्री, इट इज़ अबाउट मेकिंग अ नेशन। और एक सेपरेट होम लैंड की बात हो रही है। और ऐसे वक्तों में बात हो रही है जब कि हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई मीन एक तरफ एक सुप्रीम पावर है जो कि पूरी दुनिया में लड़ रही थी उस वक्त, और एक ये एक वाहिद लीडर जो कि एक अपनी पॉलिटिकल पावर से, एक अपने विजन से और अपनी हार्ड वर्क से हम अ, एक हमारे लिए एक ऐसा ख्वाब देखना और एक ऐसी चीज़ वो हमारे से वजूद में लेके आना अ, जिसको हम अपना घर कह सकें, जिसको हम अपनी शनाख्त कह सकें। दिस इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। और इसके बाद जो दूसरा कोटेशन था कि मुसलमान कभी भी किसी मुसीबत में घबराया नहीं करता। इसके अंदर एक छोटा-सा एक रूहानियत का एक एलिमेंट है जो कि कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी में है। और बेशक ये सुनने में एक बड़े आम से अल्फाज लगते हैं, बट अगर आप इसको थोड़ी-सी इसकी एनाटमी करें तो आपको पता चलेगा कि ये एक कौम को बताया जा रहा है। उस कौम के लिए जिसके लिए ये पूरा एक मुल्क बनाया जा रहा है, जिसके लिए उसने बहुत सारी आगे हार्डशिप्स काटी हैं। तो इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखें तो आई फ़ील माई सेल्फ, एक तो सेंसेशन का तो मैंने आपको बता दिया, और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है। और चलें अभी इसके साथ ही हम अपनी जो है मेन पॉडकास्ट की थीम की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़र्स्ट जो कि आप कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की साइड से जो पहली बायोग्राफी उन पर लिखी गई थी वो लिखी गई थी हेक्टर बोलीतो जो कि राइटर हैं। और बुक का नाम था जिना क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और इस बुक में ज़ाहिर है बायोग्राफी है और उनकी चीज़ें हैं। बट छोटा सा आपको बुक के बारे में बता दूं कि उसमें 6 पार्ट्स हैं जिसमें शुरू में उनकी इनिशियल लाइफ है, फिर उनका बैकग्राउंड्स है, कुछ ईयरली वाइज उनकी बातें हैं, फिर उसके बाद मेन फोकस जो है स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान का वो दिखाया गया है, और उनकी सेकंड मैरिज का उसमें ज़िक्र किया गया है। और लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 6 बनता है उसमें क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो इनिशियल साल थे, आई मीन 45 से 47, और फिर उसके बाद तो वो छोटा सा डिस्कस किया गया। खैर अब बढ़ते हैं हम अपने मेन चीज़ों की तरफ, जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उनकी लाइफ स्टोरीज़ के बारे में बताऊंगा, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की बातें हैं। तो आया हमने पहली एक वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं।
वेल कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने टाइम के सबसे फेमस और अपने सक्सेसफुल लॉयर भी थे, और जब उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, एंड ही वाज अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन टू। बट उनकी जो लॉयर की जो अर्ली लाइफ है, वो उनकी कराची से शुरू हुई, बट कराची में नॉट मच सक्सेस, और वहाँ पे कुछ केसेस ऐसे नहीं थे कि जिसमें वो अपनी हैंडफुल अर्निंग या बेहतर एक अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं उस प्रोफेशनल लाइफ में। बट ही शिफ्टेड टू बॉम्बे, और बॉम्बे के जब वो शिफ्ट हुए, एंड उसमें एक छोटा सा वाक़या भी है कि उनको एक टेम्परेरी प्रेसिडेंसी की एक मौका मिला, जिसके लिए उनको एक रेफरेंस की ज़रूरत थी। खैर वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट की एक डेजिग्नेशन थी, जिसकी वजह से वो कुछ लाइमलाइट में आए, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रॉपर एक स्ट्रगल शुरू की, जिसमें एक छोटा सा वाक़या ये भी है कि जब उनको परमानेंट प्रेसिडेंसी के लिए कहा गया, और उन्होंने वो ये कह के रिजेक्ट कर दी कि उनकी ऑफ़र ये थी कि मैं आपको 1500 रुपया महीना उनकी सैलरी होगी, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि मैं 1500 रुपया हर दिन कमाना चाहता हूँ। सो उसके बाद खैर उन्होंने अपनी जब वकालत का आगाज़ किया, तो वो सबसे पहले एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो उस वक़्त थी, और उसके कोई प्रेसिडेंट थे मैकडॉनल्ड जिनका नाम था। तो वो उनका कोई कोर्ट केस चल रहा था, जिसमें कुछ ऐसा कोर्ट केस था जिसमें अच्छा खासा कोर्ट मैरिज था, और उस वक़्त का कोई मशहूर केस था। जब कायद-ए-आज़म भी वहाँ पहुँचे, और जब उन्होंने देखा कि लॉयर्स के लिए जो रिज़र्व सीट्स थी उसमें मैकडॉनल्ड साहब बैठे हैं, तो ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम, ऑल्दो ही डज़न्ट नो एट दैट टाइम कि ये मैकडॉनल्ड हैं और ये प्रेज़िडेंट हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। बट उन्होंने कलर से कंप्लेन की कि अगर ये बंदा यहाँ से लॉयर से चैम्बर से या लॉयर्स की रिजर्व सीट से नहीं उठा, तो वो कंप्लेन करेंगे जज को। जिसके बाद मैकडॉनल्ड उठे, और उन्होंने जब इंक्वायर किया जिना के बारे में कि ये शख्स कौन है, तो उनको फिर कुछ अरसे बाद अपने ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के केसेस वगैरह के लिए अपने लॉयर हायर कर लिया। खैर ये बढ़ते हैं एक और छोटे से एक कोर्ट केस, यानी कि एक कोर्ट रूम की छोटी सी एपिसोड के कि जब एक दफ़ा डिबेट चल रही थी, और कायद-ए-आज़म को जज ने कहा कि स्पीक अप या थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, तो कायद-ए-आज़म ने रिप्लाई में कहा कि मैं एक्टर नहीं हूँ। तो उसके बाद अपने आर्गूमेंट्स जारी रखे। थोड़ी देर बाद फिर जज ने उनको कहा कि आप ज़ोर से बोलें। तो उन्होंने कहा कि आपने सामने जो आपकी किताबों का एक पाइल पड़ा हुआ है उसको हटाएँ, मेरी आवाज़ आपके पास क्लियर आ जाएगी। तो दिस सॉर्ट ऑफ क्लियर हेडेड, और कह लें कि आर्ग्यूमेंट देते हुए जो उनकी स्पॉन्टेनियस जो रिप्लाई था, वो बाज़ औक़ात अगले सुनने वाले के लिए बड़ा एक हैरानकुन भी होता था, और जिसकी वजह से वो अगले को थोड़ा-सा अपने लेवल में ले आते थे या लेवल डाउन कर लेते थे। खैर इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, जिस तरह मैं अभी एक नेक्स्ट इंस्टेंस की तरफ बढ़ता हूँ कि अ, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कायद-ए-आज़म की जो प्रॉपर कमिटमेंट थी या टाइम मैनेजमेंट थी, जो डिसिप्लिन था, उसमें ये था कि एक केस चल रहा था, और कायद-ए-आज़म ने वो कहा गया जज की तरफ से कि आप हम ये केस आज ही ख़त्म करेंगे, और आप अपने दलाइल 15 मिनट के अंदर ख़त्म करें। उन्होंने कहा कि मेरे दलाइल ख़त्म हो जाएँगे 15 मिनट में, बट मैं इस केस के लिए और टाइम चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ओके, बट हम इस केस को 5 बजे के बाद रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि 5 बजे मेरी कमिटमेंट है, मैं अपनी कमिटमेंट्स को पूरा रखता हूँ। ऑल्दो ये जिसका केस लड़ा जा रहा था उसके लिए शॉकिंग था कि ही इज़ नॉट ओबेइंग द जज, बट जजेस ने को जो कोर्ट टाइमिंग थी वो ख़त्म की 5 बजे। वो कायद-ए-आज़म अपनी कमिटमेंट पे गए, और अगले दिन फिर से जब केस का आगाज़ हुआ, एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल, और वो केस जीत गए। और इससे एक चीज़ ये थी कि ये आपने एक मैसेज फ्लोट किया फॉर ऑल ऑफ देम कि इन जजेस जो उस वक़्त के थे वो इंग्लिशमैन थे, एंड ही वाज़ अ ग्रेट इंग्लिशमैन टू आफ्टर ही स्टडीड देयर एट लंदन, और उसके बाद जो उनका डेथ तक जो लाइफ़स्टाइल रहा, जो सारी चीज़ें रही, वो बिल्कुल एक इंग्लिशमैन की तरह था। बट
उनके बारे में बल्कि वेल ड्रेस्ड मैन ऑफ द सेंचुरी भी वाइसराय कह चुके हैं। सो वी कैन वेल इमेजिन कि वो कौन सी ऐसी कहेंगे हम कि टैक्टिक्स थी ड्यूरिंग द आर्गूमेंट्स इवन, वो अपने ऑपोजिशन को या फिर ज्यूरी को या जज को एक कन्वे कर देते थे। सो लेट्स प्रोसीड हेड। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता चलूँ। जब कायद आज़म के पास एक उन्हीं के एक कोलीग थे जो उनके पास अपना एक बेटा लेके आए जो कि लॉयर ही था। वो आगे चल के बहुत ही कामयाब लॉयर बन सके। बट कायद आज़म ने उनको कहा कि मैं इसको अपनी इंटेलिजेंस या मैं अपनी ब्रिलियंस जो है इसके अंदर मुंतकिल नहीं कर सकता, बट हार्ड वर्क यस ही कैन ऑलवेज, एंड वो मेरा देख सकता है और उससे इंस्पायर हो सकता है और मेरी जितनी भी स्ट्रगल है उसको देख सकता है और मेरे अंडर काम कर सकता है, और मैं अपनी ब्रिलियंस ही इसमें शामिल नहीं कर सकता या इसमें मुंतकिल नहीं कर सकता। सो दिस इज़ दिस इज़ कायद आज़म फॉर अस एंड हिज पर्सनल एग्जांपल्स एंड हिज लाइफ मेमोरीज, जो कि बड़ी बाज़ औक़ात जो है कि बड़ी मोटिवेशनल और इमोशनल एंड इंस्पिरेशनल है। सो इसके साथ ही अब एक और, तो इट्स गेटिंग नॉन स्टॉप, सो I'm just literally enjoying it. So uh, अब आपको मैं एक नया केस बताता हूँ। हाजी अब्दुल करीम जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था उनके टाइम का। तो इसी तरह उन्होंने कायद आज़म से कहा कि क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? तो ही वाज स्पॉन्टेनियस और कायद आज़म ने फ़ौरन से कहा कि मैं आपकी जो फ़ीस है वो मेरे दिन की फ़ीस है, एक पेशी की 500 रुपये। तो ही सेड कि मेरे पास तो सिर्फ अभी 5,000 है टोटल, तो क्या आप 10 पेशियों के अंदर मेरा केस ख़त्म कर देंगे? ही सेड आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैं अपनी एक पेशी का 500 रुपया लूँगा। और उन्होंने बहरहाल उनको अपने केस के लिए हायर कर लिया और लकीली वो केस जीत गए और 3 पेशियों में ही उसका केस का फ़ैसला उनके हक़ में आ गया। बट कायद-ए-आज़म ने उनसे सिर्फ 3 पेशियों के पैसे लिए। ही ऑफर्ड फॉर द 10 होल 10, बट कायद-ए-आज़म ने कहा कि वन्स कमिटमेंट इज़ डन, तो मैं उससे अपने कमिटमेंट से नहीं हट सकता और दिस इज़ मोर ऑफ अ ऑनर कोड। सो ये एक छोटा-सा हमारे लिए एक बीइंग एन ऑनेस्ट और अपनी ज़ुबान का पक्का होना जो कि हमारे लिए आजकल एक वाक़ई एक डिबेटफुल टॉपिक है। सो एनीहाउ लेट्स मूव अहेड। अब एक वाक़या जो कि अब एक वाक़या जो कि उनकी सेकंड मैरिज से है। और जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी शादी हुई तो दे वर कॉल्ड ऑन द डिनर एट द गवर्नर हाउस। और ज़ाहिर है जो रतन भाई थी और वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी उस वक़्त के ज़माने में और दे वर एलीट्स। तो जब वो डिनर पे गए तो उनका ड्रेस कुछ ऐसा था कि वेदर के लिहाज से थोड़ा स्लीवलेस था और उसी का मौका पाके आई डोंट नो, बट जो गवर्नर की मिसेस थी और उन्होंने कहा कि अपने एटीसी से कि मिसेस जिन्ना के लिए आप एक शॉल ले आए। तो जिस पर जिन्ना ने अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हुए कुछ भाँप लिया और उनसे कहा कि अगर मिसेस जिन्ना को सर्दी लगेगी तो वो शॉल खुद मंगवा लेंगी। जिसके साथ ही डिनर स्टार्ट होने से पहले ही लेफ्ट द टेबल एंड दे वेंट बैक। सो दिस इज़ द you may say the honest arrogance or the positive arrogance he has in his personality, or because he was so much honest, बहुत सारे लोग उनको arrogant भी कहते थे just because उनको डिफीट नहीं कर पाते थे या उनको हरा नहीं सकते थे या अपनी बात मनवा नहीं सकते थे। तो दैट बिकॉज उनको कभी कभी एरोगेंसी के स्लैब में भी लेके आया जाता है। बट दिस वाज द लास्ट स्टोरी और आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। मैंने बहुत इन्जॉय किया आपसे ये डिस्कशन करते हुए और आई होप
कि आप लोग इंतज़ार करेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें हम थोड़ी-सी डिटेल में उनके वाक़यात को या स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। मेरी जो नेक्स्ट एपिसोड होगी, आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, और हम उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आफ्टर क्रिएशन या ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की बातचीत करेंगे। और ये हम एपिसोड या फिर ये सीरीज़ जो थी, अ, जो कि मेरे लिए वाक़ई एक काबिल फ़ख्र भी कहना चाहिए, या मेरे लिए मोटिवेशनल है और थोड़ी-सी टची भी है, कि मैंने अपने फ़ेवरेट लीडर से अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ किया, उनकी एपिसोड से आगाज़ किया, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखें, हँसाते रहें, हँसते रहें, और सबका ख़्याल रखें, अपने दाएँ-बाएँ, अपने करीब लोगों का। और बस ये सोचें कि हमें पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने दिया है, इसका हमें ख़्याल रखना है, इसकी हर चीज़ से प्यार करना है, और इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।